लेबनान में कयामत मची हुई है। हजारों पेजर्स डिवाइसेस में धमाके हुए, वॉकी टॉकीज, लैपटॉप से खौफ आता है। ये आलात किसी भी वक्त हथियार में बदल सकते हैं। आज जो जंगें लड़ी जा रही हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें ड्रोन शामिल हैं, बम ले जा सकते हैं। ये जासूसी के आलात बन चुके हैं। ताइवान की किसी कंपनी के बनाए हुए पेजर बताए जाते हैं। ये चिप आने वाले दौर में हमारे दिमाग में लगेंगी। ईरान की तारीफ की जानी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि एक आलमी अदालत में मुजरिम करार दिया जा चुका है। ईरान और सऊदी अरब दोनों ब्रिक्स में शामिल हैं। मगरबी ममालिक वाहिद ताकतवर तरीन ममालिक नहीं रहे। आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेबनान में कयामत मची हुई है। लेबनान में मंगल के रोज हजारों पेजर्स डिवाइसेस में धमाके हुए, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो गए। फिर बुध के रोज वॉकी टॉकीज, जो कि जापान की एक कंपनी का लोगो उनके ऊपर लगा हुआ था, वो भी उसी तरह धमाकों से फट गई। अब तक की इतलात के मुताबिक आज जुमेरात का दिन है और 19 सितंबर की तारीख है। अब तक की जो इतलात आई हैं उनके मुताबिक 25 अफराद इन कार्रवाइयों में हलाक हुए हैं और हजारों जो हैं वो जख्मी हैं। इन धमाकों का इल्जाम इसराइल की खुफिया एजेंसी पर लगाया जा रहा है, मोसाद। और ये वाकया जो लेबनान में हुआ है, ये एक मिसाल है, एक खुली मिसाल है कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है अब आम चीज हो चुकी है। और आज जो जंगें लड़ी जा रही हैं और जो आइंदा लड़ी जाएंगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या बरकी आलात को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेबनान में वहां के शहरी कह रहे हैं कि अब उन्हें यकीन नहीं है। उन्हें अपने लैपटॉप से खौफ आता है, उन्हें अपने स्मार्टफोन से खौफ आता है, उन्हें अपने कंप्यूटर से खौफ आता है, क्योंकि ये आलात किसी भी वक्त हथियार में बदल सकते हैं। और जो कुछ लेबनान में हुआ, ये एक टर्निंग पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का। इस वक्त दुनिया में चीन, तुर्की, अमेरिका के दरमियान एक सख्त मुकाबला चल रहा है। और मुकाबला इस बात पर चल रहा है, जो रोबोटिक इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें बनाई जा रही हैं, जिनमें ड्रोन शामिल हैं। ऐसे ऐसे ड्रोन वजूद में आ चुके हैं जो 1000 किलोग्राम तक का बारूद, असलहा, बम ले जा सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जिनमें पायलट नहीं है। ये पायलट के बगैर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जिनको हम ड्रोन कहते हैं। और इन ड्रोन के जरिए अपने दुश्मन पर किसी भी जगह हमला किया जा सकता है। ये जो हम स्मार्टफोन में GPS का निजाम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम बड़े नक्शे हमें मिलते हैं और घर का रास्ता किधर है, और अब सैटेलाइट से अपना घर ढूंढ सकते हैं। और हम मोबाइल फोन से, जैसे कि मैं अब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हम वीडियोस बना सकते हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत सारे इसके कूल फीचर्स हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हथियार बन चुके हैं, ये जासूसी के आलात बन चुके हैं। अपने मोबाइल फोन में आप जो कुछ भी सर्च करते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो अपने मुतल्लिक मालूमात आप उसमें फिल करते हैं, ये मालूमात जो है दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जो डेटा इकट्ठी करती हैं, बिग डेटा, उनके पास जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास जाता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इंटेलिजेंस एजेंसियां इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस आज भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप जो जासूस भेजे या किसी इलाके में आपके जासूस जाके जासूसी करे, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जासूसी में मरकजी हैसियत जो है वो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हासिल हो चुकी है, इन स्मार्टफोन को हासिल हो चुकी है, जिनको अब हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये किस कदर खौफनाक हथियार है लेबनान में, जिसका अभी हमने मुजाहरा देखा कि जिससे बैक वक्त ये पेजर फटने से, ये ताइवान की किसी कंपनी के बनाए हुए पेजर बताए जाते हैं, कितने लोगों की जानों को खतरा लाहक हो गया। ये तो अभी इब्तिदा है। तो नतीजा ये है कि अब जो जंगे हैं, इंसान की जो कत्ल गारतगरी है, तबाही है शहरों की, मुल्कों की, आबादियों की, वो रोबोट करते हैं। कंप्यूटर गेम्स की तरह हजारों मील दूर बैठे हुए लोग जो है ऐसा कर सकते हैं। आज के दौर में जो चीज इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुकी है और आने वाले हर गुजरते दिन के साथ वो इंपॉर्टेंट होगी, वो छोटी छोटी चिप है। ये चिप जो हमारे फोन में पड़ी हुई है, ये चिप आने वाले दौर में हमारे दिमाग में लगेंगी। ये चिप आने वाले दौर में हमारा सारा रिकॉर्ड इनमें होगा। हमारा अता पता, हमारा आना जाना, हमारा खाना पीना, हम जो कुछ कर रहे हैं वो चिप में रिकॉर्ड होकर मुख्तलिफ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के पास जा रहा है। और इन टेक कंपनियों के बड़े क्लोज और करीबी रवाबित जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ है। तो जो वार है, जो जंग है, वो अब घरों तक पहुंच चुकी है। वो अब फौजें सिर्फ नहीं लड़ती, उसमें सिविलियन लोग भी मुलविस हैं, सिविलियन लोग भी उसमें टारगेट हो सकते हैं। पहले जहाज आते थे, बमबारी करते थे, अब भी जहाज इस्तेमाल होते हैं, अब भी सैटेलाइट इस्तेमाल होता है, अब भी खुफिया जहाज जो उड़ रहे हैं, जिनमें खुफिया निजाम है, वो हमारी मॉनिटरिंग कर रहा है। सैटेलाइट से हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन अब ये जिन डिवाइसेस को हम अपनी जेबों में लेके फिर रहे हैं, ये खतरनाक बम बन चुके हैं, खतरनाक मिसाइल बन चुके हैं। और आने वाले दौर में ये मजीद खतरनाक होंगे जब ऐसे रोबोट वजूद में आएंगे जिन पर तजुर्बात हो चुके हैं। तुर्की चीन की मदद से ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर रहा है। ताइवान
जो है उसकी वजह शोहरत जो है ये चिप बनाना है। तो ये जो चिप्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनका अब जंगों में इस्तेमाल आम हो रहा है। इसराइल ने पहले ईरान में हमास के एक सियासी कायद शहानिया को कत्ल किया, उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर को कत्ल किया। अभी ये जो डिवाइसेस फटे हैं, पेजर्स फटे हैं, इसमें ईरान का सफीर जो है वो जख्मी हुआ है। पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक में लोग ये सवाल उठाते हैं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की। हमारे जैसे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में ईरान को ताने दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मसलक की वजह से सुन्नी मुसलमान जो है वो ईरान को पसंद नहीं करते, वो ईरान के खिलाफ तासुब रखते हैं। तो बहुत सारे लोग ये ताने देते फिर रहे हैं कि ईरान ने उसकी सरजमीन पर हमास के इतने बड़े लीडर को हलाक कर दिया गया, ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान में बाज लोग तो टाइम लाइन दे रहे थे कि अगले 24 घंटे में, अगले 72 घंटे में ईरान जो है वो कार्रवाई करेगा, लेकिन ईरान ने कार्रवाई नहीं की। और उस पर ईरान की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि ईरान की सियासी क़यादत ने तदब्बुर का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया, और वो इसराइल के उस ट्रैप में नहीं आए जिस ट्रैप में इसराइल उन्हें लाना चाहता है। इसराइल ईरान के साथ जंग चाहता है और वो चाहता है कि इस जंग में अमेरिका मुलव्विस हो, क्योंकि अमेरिका ये पब्लिकली ये वादा कर चुका है, ये बार बार कह रहा है कि अगर इसराइल पर हमला किया गया तो हम उसका दिफा करेंगे। इसराइल दरअसल छोटा अमेरिका है। अमेरिका में इसराइल की लॉबी इस कदर ताकतवर है कि आपने देखा कि जब बेंजामिन नेतन्याहू चंद हफ्ते पहले गए थे तो वो वहां की कांग्रेस में, अमेरिका की जो कौमी असम्बली उसको आप कह लें, उसमें तकरीबन 52 मिनट के खिताब में 52 मरतबा ही वो उठे थे और कांग्रेसमैन तालियां बजाकर बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि एक आलमी अदालत में मुजरिम करार दिया जा चुका है, आलमी अदालत इंसाफ में, उस को बजाय गिरफ्तार करने के, बजाय उसकी मजम्मत करने के कि उसने जो कत्लेआम शुरू कर रखा है, फलस्तीनियों की जो वो नस्ल कुशी कर रहा है, उसकी बजाय अमेरिका ने उसकी फुल सपोर्ट का ऐलान किया। अमेरिकी सियासतदान इलेक्शन से महीना डेढ़ पहले किसी जंग में मुलविस नहीं होना चाहते, वो जंग नहीं करना चाहते, लेकिन इसराइल की ये ख्वाहिश है कि अमेरिका इस जंग में मुलविस हो और उसमें उनकी कोशिश है कि ईरान को ऐसी हरकत करे जिसके नतीजे में अमेरिका और मगरबी यूरोप उसके साथ खड़े हो जाएं। ईरान इस वक्त आइसोलेशन से निकल आया है। ईरान आलमी तन्हाई का शिकार था जब से वहां पर इस्लामी रिवोल्यूशन आया और अमेरिका और मगरब ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर रखी थी, और इन पाबंदियों ने ईरान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया, ईरान के समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान के लोग अलग थलग हो गए, कट के रह गए दुनिया से। लेकिन पिछले 10 साल से ईरान जो है वो दोबारा आलमी सियासत में डिप्लोमेटिक सतह पर वापस आया है, और खुसूसन पिछले 3-4 साल में तो ईरान ने आलमी सियासत में, इलाकाई सियासत में अपना एक मुकाम बनाया है, चीन की वजह से, रूस की वजह से। आज ईरान रूस और चीन का बहुत करीबी इत्तेहादी है। चीन ने ईरान की सुलह करवाई है सऊदी अरब के साथ। अब ईरान और सऊदी अरब दोनों ब्रिक्स में शामिल हैं, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन का इत्तेहाद था पिछले साल तक। इस साल के अवाइल में 5 मजीद मुल्क ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, और अब उन ममालिक की तादाद 10 हो चुकी है, जिनमें ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हैं। तो अब ईरान जो है उस पर जो अमेरिकी पाबंदियां लगी थी वो नाकाम इसलिए हो गई कि ईरान रूस के साथ तिजारत कर रहा है, ईरान चीन के साथ तिजारत कर रहा है। इन दोनों ममालिक के साथ ईरान उनको तेल भी बेच रहा है, ईरान उनको गैस भी बेच रहा है, वो ईरान को अपना असलहा बेच रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आईटी के शोबे में ये सारे ममालिक आपस में ताउन कर रहे हैं। तो ईरान जो है वो आलमी सियासत में वापस आ गया है, उसकी मईशत के बहाल होने का इम्कान है। ब्रिक्स ममालिक जो हैं अभी 10 हैं, लेकिन 30-40 और ममालिक ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, और ब्रिक्स इस वक्त भी G7 से माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर मजबूत इत्तेहाद है, क्योंकि इसमें दुनिया की बड़ी मईशतें शामिल हैं, इसमें हिंदुस्तान शामिल है, इसमें रूस शामिल है, इसमें चीन शामिल है, इसमें सऊदी अरब और ईरान शामिल है, इसमें जनूबी अफ्रीका शामिल है। तो ब्रिक्स का बहुत बड़ा मुस्तकबिल है, ब्रिक्स का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। तो ईरान ब्रिक्स की वजह से दुनिया की अक्सरियत के साथ दोबारा इन टच हो गया, सिवाय चंद एक यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के। ईरान शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। ईरान चीन के जो BRI के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी ईरान शामिल है। ईरान में चीन जो है वो सड़कें बना रहा है, चीन जो है रेलवे ट्रैक्स बिछा रहा है, चीन जो है ईरान के साथ तिजारत कर रहा है। तो ईरान जो है वो इस वक्त नहीं चाहता कि वो जंग करे, क्योंकि जंग के नतीजे में ईरान की मुश्किलात में इजाफा होगा। ईरान अमेरिका के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, अमेरिका का मिलिट्री माइट ईरान
ईरान के मुकाबले में बहुत बड़ा है, और अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया तो रूस और चीन के 100 बार सोचेंगे कि वो ईरान का दिफा करें, लेकिन अगर उन्होंने किया तो फिर तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जाएंगे। अमेरिकी लीडर भी ये नहीं चाहते असल में, लेकिन वो इसराइल के हाथों मजबूर हैं, और ईरानियंस भी ये नहीं चाहते कि ऊपर हमला हो। लेकिन इसराइल का मसला यह है कि इसराइल इस वक्त सफारती तन्हाई में चला गया है। इसराइल ने जो कार्रवाइयां की हैं और जो कार्रवाइयां वो कर रहा है, उसकी वजह से उसके दोस्त भी उसको डिफेंड करने में उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सिर्फ अमेरिका और बरतानिया ऐसे ममालिक हैं जो बहुत खुलकर इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। तो इसराइल की कोशिश ये है कि वो इस तन्हाई से इस तरह निकल सकता है कि अमेरिका और मगरिब भी जंग में मुलविस हों और जंग जो है वो फैले। इसराइल ने सन 1948 में, सन 1967 में, सन 1973 में अरबों की मुश्तरका ताकत को शिकस्त दी थी और फौजी लिहाज से अपनी बर्तरी साबित की थी, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा था। आज भी अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा है, लेकिन अब दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है, और वो तब्दील ये हो चुकी है कि अब अमेरिका दुनिया में वाहिद सुपर पावर नहीं रहा, मगरबी ममालिक वाहिद ताकतवर तरीन ममालिक नहीं रहे, बल्कि मगरबी यूरोप के ममालिक की मईशतें कमजोर हो रही है। यूरोपीय यूनियन की सबसे मजबूत मईशत जर्मनी जो है वो रिसेशन में जा रहा है। जर्मनी में जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहरान का शिकार हैं, बरतानिया बहरान का शिकार है, फ्रांस बहरान का शिकार है, दूसरे ममालिक जो यूरोप के हैं वो बहरान का शिकार है, जबकि उनके मुकाबले में चीन और रूस माशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं और ईरान उनके साथ शामिल है। इसराइल में इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जो इंतहा पसंद कहलाई जा सकती है। उसकी काबीना में बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग शामिल हैं जो फलस्तीनियों को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। 1990 की दिहाई के वस्त तक इसराइल में कुछ लोग ये चाहते थे कि इसराइल और फलस्तीन में दो रियासतें कायम हो और वो दोनों एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहें, लेकिन अब इसराइल उस पोजीशन को छोड़ चुका है। इसराइल में जो लिबरल पार्टियां थी या जो लेफ्ट की पार्टियां थी वो कमजोर हो चुकी हैं, उनकी ताकत ना होने के बराबर है। अब इंतहा पसंद है, इंतहाई इंतहा पसंद है और उनसे जरा कम इंतहा पसंद है, और इसराइल के लोग मुजाहिरे कर रहे हैं जंग के खिलाफ। लेकिन इसराइल के लोगों में इस बात पर इत्तेफाक है कि फलस्तीनियों का खात्मा होना चाहिए, फलस्तीन की स्टेट नहीं होनी चाहिए और एक ग्रेटर इसराइल कायम किया जाए। लेकिन उसमें उनका मसला ये है कि अगर एक इसराइल फलस्तीनी रियासत कायम नहीं करता और फलस्तीनियों को कहता है कि आप हमारी रियासत में रहें शहरी बनकर, और ये ग्रेटर इसराइल होगा, तो अगर ये ग्रेटर इसराइल जमहूरियत होगा तो फिर उस जमहूरियत में यहूदी जो है वो बहुत जल्द अकलियत में बदल जाएंगे। इसराइल मगरिब में अमेरिका के सामने, मगरबी ममालिक के सामने अपने आप को पेश करता है कि हम एक जमहूरियत हैं, हम एक लिबरल डेमोक्रेसी हैं और मगरबी ममालिक की तरह डेमोक्रेसी हैं, कनाडा और अमेरिका की तरह डेमोक्रेसी हैं, जर्मनी और फ्रांस की तरह डेमोक्रेसी हैं। लेकिन अगर वो फलस्तीन की रियासत को कायम नहीं होने देता और एक ग्रेटर इसराइल कायम कर देता है जो इसराइल हो, लेकिन उस ग्रेटर इसराइल में लोग जो होंगे वो अक्सरियत जो होगी वो फलस्तीनियों की होगी, वो अरबों की होगी, वो मुसलमानों की होगी, तो उसमें यहूदी फिर अकलियत बन जाएंगे। तो फिर इसराइल एक ऐसी रियासत होगा जिसमें जमहूरियत हकीकी मानों में नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा जमहूरी मॉडल होगा जिसमें इसराइलियों को बरतरी हासिल है। तो ये एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल में इसराइल कि वो इस सूरत हाल में मजीद दलदल में धंसता चला जा रहा है। एक तरफ उसका मुकाबला जो है वो गजा में हमास से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह उसके खिलाफ है और उस पर हमले करी है, और उसने अब हिजबुल्लाह को प्रोवोक किया इतना बड़ा हमला करके। इसी तरह शाम और इराक में इसराइल के खिलाफ ग्रुप्स जो है वो काम कर रहे हैं। ईरान इसराइल के खिलाफ है, और जो यमन के हूथी हैं उन्होंने इसराइल में एक ब्लास्टिक मिसाइल जो है गुज़िश्ता दिनों फेंका है जो कि टारगेट पे जाकर लगा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि जिसमें खतरा इस बात का है कि कोई बड़ी जंग शुरू ना हो जाए जो आलमी जंग में बदल जाए। मैं किसी और वक्त पे बात करूंगा कि जो कुछ यूक्रेन और रशिया के दरमियान हो रहा है, ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा हो सकता है। अब इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन मैं आखिर में चलते चलते बताता चलूं कि अमेरिका ने अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए मदद फराहम करने के इल्जाम में 4 चीनी कंपनियों पर नई पाबंदियां लगाई हैं, और ये 6ठी मरतबा अमेरिका ने ये पाबंदियां लगाई हैं। 5वीं मरतबा उन्होंने ये पाबंदियां अभी इसी साल अप्रैल 2024 में लगाई थी। तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर इस वक्त पाबंदियां लगना, मजीद सख्त पाबंदियां उन कंपनियों पर, चीनी कंपनियों पर जिन पर इल्जाम है कि पाकिस्तान के ब्लास्टिक मिसाइल के प्रोग्राम की मदद कर रही है, बहुत ही दिलचस्प है। इसलिए कि पाकिस्तान ऑलरेडी उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और पाकिस्तान ब्लास्टिक मिसाइल्स के तजर्बे कर चुका है जो दूर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल कहा जाता है, उसकी रेंज कोई 2700-2750 किलोमीटर है। तो ये रेंज इस कदर है कि इसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान को, जो उसका रिवायती हरीफ है और पिछले 78 साल से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुखालिफत दुश्मनी चल रही है, एक दूसरे के साथ जंगें कर चुके हैं, न्यूक्लियर हथियार एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट है, तो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम ऑलरेडी इंडिया को हिट कर सकता है। तो ये पाकिस्तान पर क्यों इल्जाम लग रहा है कि वो अपने मिसाइल्स की रेंज
रेंज बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान 2750 से आगे जाना चाहता है। अमेरिका और चीन और रूस के पास जो मिसाइल हैं वो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। पाकिस्तान इस रेंज में दाखिल होना चाहता है और इस वजह से अमेरिका और मगरिब पाकिस्तान को शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ये रेंज हासिल कर ली तो यूरोपीय यूनियन, बरतानिया उसकी रेंज में होगा उसके मिसाइलों की, और इसराइल जो पाकिस्तान से कोई 3500 किलोमीटर है वो भी पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज में हो सकता है। तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को ये कह रहा है कि हमारे जो मिसाइल हैं आपके पास लॉन्ग रेंज के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुखालिफ के खिलाफ जिसके खिलाफ आप जंग कर रहे हैं। और इस पर खदशात का इजहार किया जा रहा है, बहुत सीरियस वार्निंग्स दी जा रही है कि अगर मगरबी असलहा वहां पर इस्तेमाल हुआ तो उसके नतीजे में जो आलमी जंग जिसका जिक्र अभी तक खबरों में और तज्जियों में और तबसरों में हो रहा है वो कहीं सचमुच ना हो जाए, और ये आलमी जंग कोई आम आलमी जंग नहीं होगी, इसमें न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आज मैं इस मौजू पर अपनी बात करना चाहता था। अगले प्रोग्राम में मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए।